नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे दोस्तों इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं, पहला, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होता है गवर्नमेंट, उसके अवगुण होते हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दो टाइप के सरकार होते हैं, एक संसदीय प्रणाली, एक राष्ट्रपति प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है और इंडिया जो है वो फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करके गए थे तो इसके बारे में हमें जानकारी थी पार्लियामेंट्री फॉर्म के बारे में कि वो वर्क कैसे करता है, इसीलिए हमने इसे अपनाया। तो सबसे पहला ऑप्शन यहां देखेंगे आप, मंत्रिमंडल की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये बिल्कुल हो सकता है, एक अवगुण है पार्लियामेंट्री फॉर्म में। अगर आप मेजोरिटी में ज़्यादा आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें होती है। नौसिखियों की सरकार, जैसा कि आप सभी जानते हैं अनपढ़ लोग भी सांसद बन के बैठे हैं और बहुत सारे डिफॉल्ट्स होते हैं, उनमें डिमेरिट्स होते हैं, तो ये भी होगा। शक्तियों का पृथक्करण, तो ये अगर आप थोड़ा सा सोचें, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में होता है। अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 75 में इसमें डिटेल में भी बताया गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को आपको सेपरेट करना है, तीनों के कार्यभार अलग होंगे। लास्ट ऑप्शन है अस्थाई सरकार, अस्थिर सरकार। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है ये भी कि आपके पास अगर मेजोरिटी की कमी होती है, फ्लो टेस्ट होता है, अगर आप बहुमत पेश नहीं कर पाते हैं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म के ये भी एक डिमेरिट है। तो 1, 2 और 4 ये आप देखेंगे अगर, तो ऑप्शन बी में आपको मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये तीनों ही अवगुण है। सेपरेशन ऑफ पावर अवगुण नहीं है, ये एक एडवांटेज है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो अगर आप संविधान का सबसे पहला ही आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 1, उसमें क्लियरली मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का संघ होगा भारत। इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स होंगे, इसमें इंडिया एक यूनियन होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कोई भी राज्य अगर एक बार जुड़ जाते हैं तो वापस से वो अलग नहीं हो सकते, यही हमारे देश की खासियत है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका दोनों में ही साझा की गई है, यानी दोनों के पास है, एक कॉमन चीज को फॉलो करते हैं। एकल नागरिकता, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप जानते होंगे यूएसए की एक अलग नागरिकता होती है और अगर आप कैलिफोर्निया में है, मैक्सिको में है, तो वहां की एक अलग नागरिकता होगी, वहां का अलग पासपोर्ट होगा। दोहरी नागरिकता, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अगर भारत के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो हमारे पास केवल सिंगल सिटीजनशिप होता है, ड्यूअल नहीं होता है। संविधान में 3 सूचियां, बिल्कुल नहीं, ये हमारे पास है इंडिया में। 7वीं अनुसूची अगर आप देखेंगे तो 3 लिस्ट दिए गए हैं उसमें। डी ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, संविधान की व्याख्या के लिए एक संघीय उच्चतम न्यायालय, तो बिल्कुल सही, फेडरल कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट आप जिसे कहते हैं, वो हमारे दोनों के पास है, अमेरिका और भारत के पास। और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका से हमने लिया है, जुडिशियल रिव्यू का, जो कि अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि ऐसा कोई भी कानून, एनी लॉ, एनी डिक्री पास बाय द लेजिस्लेचर जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, आपके नागरिक होने के अगेंस्ट हो, कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट पास करता है, उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो खारिज कर देगा जुडिशियल रिव्यू के मदद से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं कुल 6, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ये भी हमने अमेरिका से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायालय की स्वतंत्रता, ये भी हमने अमेरिका से ली गई है। और महाभियोग, राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट होता है अनुच्छेद नंबर 61 में, वो भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई, या फिर धार्मिक, भाषाई और ना निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो यहां पर केवल 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है हमारा संविधान,
वो अगर आप ध्यान से देखेंगे अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि धार्मिक एवं भाषाई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अगर आप किसी अन्य वर्ग से बिलोंग करते हैं जिनकी भाषा कुछ अलग है, जिनको आप प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं। ऐसा 29 और 30 में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, ये किस देश से लिया गया है? तो ये सन 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और वो बहुत ही अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस थे रशिया के साथ। तो पूर्व सोवियत संघ, ये जो देश है, इनसे लिया गया था। और एक कमिटी थी, सरदार स्वरण सिंह कमिटी, इन्होंने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को कि हमारे कुछ हक के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इसीलिए स्वरण सिंह कमिटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज सुझाव दिए थे और कुल 10 ऐड किए गए थे। 11वां 2002 में ऐड किया गया था। ये रशिया से लिया गया था या फिर पूर्वी सोवियत संघ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है ये। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था? तो यहां पर पूर्ण राज्य नहीं कहा है, संयुक्त राज्य कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, जिसके तहत संयुक्त राज्य यानी कि एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, किसी राज्य से कोई क्षेत्र के पृथक कर देने या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने के साथ मिलकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? यानी कि अगर आपको अल्टर करना है स्टेट को, अल्टर उसकी बाउंड्री को, उसके नाम को, तो ये कौन कर सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, संसद कर सकता है, क्षेत्रीय परिषद कर सकता है, या जिस राज्य को करना है वो राज्य खुद कर सकता है। तो ये जो है दोस्तों, इसका कंप्लीट पावर यूनियन के पास है, यानी कि संसद के पास, पार्लियामेंट के पास इसका पूरा पावर है। इसमें राज्यों की जो सहमति होती है वो जरूरी नहीं होती है। 2019 के सीजीपीएससी में यह प्रश्न आया था, राज्यों की सहमति नए राज्य निर्माण या उनके क्षेत्र को कम या ज्यादा करने के लिए जरूरी नहीं होती है। इसमें पूरी शक्ति जो होती है वो संसद के पास होती है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्द को जोड़ा नहीं गया था? तो सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था, धर्मनिरपेक्ष, सोशलिस्ट भी ऐड किया गया था, समाजवादी, गुट निरपेक्ष ऐसा कोई भी वर्ड जोड़ा नहीं गया था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ये जोड़ा गया था। तो ए, बी और डी जोड़े गए थे। गुट निरपेक्ष ऐसा कोई भी शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था, प्रीएम्बल में, ये ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में निहित थे? निर्देशकों से साधन के नाम से, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से ये ऑलरेडी थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम सन 1935 में जो आज का हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो ऑलरेडी मेंशन था। डीपीएसपी, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, ये भारतीय संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। इसमें राज्यों को क्या करना है लोगों के हित के लिए ये बताया जाता है। एक डायरेक्शंस होते हैं राज्यों को, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से ये ऑलरेडी मेंशन थे। अगला प्रश्न, हड़ताल का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या कोई नहीं? तो ये बहुत ही आसान सवाल है। आपका फंडामेंटल राइट है ये, आर्टिकल नंबर 19 के तहत अनुच्छेद 19 में ये आपका एक मौलिक अधिकार है, हड़ताल, राइट टू प्रोटेस्ट। अनुच्छेद 19 को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, SAAMRP करके आप याद रख सकते हैं। एस से अगर आप देखेंगे तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
जो आप बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। ए से असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, अगर आप एकत्रित होते हैं किसी एक जगह में लेकिन आर्म्स आपके पास नहीं होने चाहिए। रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं सभी में, जैसे कि अगर आप धारा 144 लागू है तो आप 4 लोग से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते, तो ये इसके रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगला है ए से एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, स्टूडेंट यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, ये एसोसिएशन फॉर्म्स कर सकते हैं। एम से मूव, आप भारत के किसी भी कोने में बेझिझक मूव कर सकते हैं, इसमें भी कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो मेघालय, असम, ये सब कुछ क्षेत्र होते हैं जहां आर्मी रूल चलता है, तो वहां पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी घूमने के लिए। फिर अगला है राइट टू रिसाइड, आप भारत में कहीं पर भी भूमि खरीद सकते हैं, वहां पर अपना घर बना सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं आप। और आखिरी है पी से प्रोफेस प्रोपोगेट, जो भी आप पर्टिकुलर प्रोफेशन आप कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज आप कर सकते हैं। तो ये आपके आर्टिकल 19 के तहत कुछ आजादी दी गई है, तो उसी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए प्रश्न इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय संविधान से जुड़े कुछ अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न में। थैंक यू।